चैनल न्यूज़ 555 डेज में। और 2-3 दिनों तक आपने देखा कि हम कुछ ज़्यादा खबरें आपको अपडेट नहीं कर पाए, लेकिन हम लगे हुए थे कानपुर हिंसे के जो दंगा हुआ उसके इनसाइड स्टोरी को जानने में। और पूरे तहकीकात के बाद जो बातें सामने आई वो आपकी आंखें फटी से फटी रख देने वाली हैं। आपकी आंखें फट जाएंगी सुन के। साहब सबसे पहले बता दें कि ये घटना क्या थी और दंगा शुरू कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने दौरे पे कानपुर गए, वहाँ उन्होंने सभा की। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से लौटे तो उसके बाद शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद वहाँ के कुछ मुस्लिम संगठन और कुछ मुस्लिम लोग जाकर के और जो हिंदू दुकानें थी उसको बंद कराने लगे, ज़बरदस्ती बंद कराने लगे। इसके कारण हिंदुओं और मुस्लिमों में झड़प हुई और वो झड़प इतनी बढ़ी कि मुस्लिम परिवारों के छोटे छोटे बच्चे और साथ में और भी जो मुस्लिम समुदाय था वो पूरी तरह से हिंदू समुदाय पर टूट पड़ा। उसके बाद बम, लात, गुस्से, गोलियां सब चली और संदिग्धों के रूप में कम से कम 50 लोगों के पोस्टर कानपुर पुलिस ने जारी किए हैं। कुछ ऐसे भी लोग उसमें थे जो पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल खरीदते पकड़े गए हैं। अब जरा आप ये बताओ कि इस हिंसे के समय ही पोस्टर चिपका दिए गए दुकानों को बंद रखने का, और पोस्टर तो 1 घंटे में छप नहीं जाएगा। इरादतन कानपुर पुलिस उस प्रेस के मालिक को उठाकर और उससे भी जानना चाह रही है कि क्या वो पहले से सुनियोजित साजिश थी या पोस्टर छपवाने का पहले से आया था या तत्कालिक जाकर के किसी ने पोस्टर छापने का आदेश दिया था। ये तो बात हो गई दंगे की जो हुआ सो, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बातें बहुत आश्चर्यचकित करने वाली हैं। भानुपुर शर्मा जी ने अपने किसी ग्रंथ या पढ़े हुए नॉलेज के आधार पे उन्होंने मोहम्मद साहब पर कुछ टिप्पणी की, और ऐसी टिप्पणी हिंदू देवी देवताओं पर दिन भर में 10 आते रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन इस टिप्पणी को इतना भारी बनाया गया कि आज कम से कम 15 से 16 मुस्लिम देश और साथ में ओआईसी जो मुस्लिम देशों का संगठन है वो भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। अब जरा बताएं कि क्या गारंटी है कि आगे कोई और भी मुद्दा हो तो ये मुस्लिम देशों के जो संगठन हैं या मुस्लिम देश हैं वो भारत के खिलाफ एकजुट होकर फिर ना आ जाए। अगर सीखना है, समझना है तो हिंदुओं को सीखने और समझने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आज एक भानुपुर शर्मा के आवाज़ पर जब सारे मुस्लिम कंट्रीज एक हो गए तो आप ये भी भरोसा रखिए कि ये जो मुस्लिम समाज है या इस मुस्लिम समाज में जो कुछ असहिष्णु लोग हैं जो गद्दी को पाने के लिए देश को बेचने से भी पीछे नहीं हटते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और किसी देश के सामने गिड़गिड़ा सकते हैं और अपने मुस्लिम होने का फ़ायदा उठाकर उन 57 देशों का सपोर्ट ले सकते हैं। आज से हमें तैयारी ये रखनी है कि हम तो ऐसे भी गुरु गोविंद सिंह के धरती के रहने वाले हैं, 1.25 लाख से 1 लड़ाने वाले हैं। हम हिंदू जो 100 करोड़ों की संख्या है कम से कम संगठित रहें, क्योंकि ये भी कुछ लोगों का एजेंडा है कि हिंदुओं को एक नहीं होने देना है। इसलिए कभी जातिवाद के नाम पे, कभी धर्मवाद के नाम पे, कभी किसी योजनाओं के नाम पे, कभी अनुसूचित जाति के नाम पे, कभी सवर्ण के नाम पे अलग अलग भागों में हिंदुओं को बांट दिया गया ताकि हिंदू एक हो ही नहीं और इस तरह से हम मिल के फ़ायदा उठाते रहें। लेकिन हमारा इतिहास गवाह है कि पहले भी हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है और आज फिर वो समय धीरे धीरे आ रहा है कि वैसा हो सकता है। इसलिए सारा हिंदू वर्ग संगठित रहे, समुचित रहे और भानुपुर शर्मा के साथ तो खड़ा रहना ही है, साथ में देश के वैसे लोग जो चंद सत्ता पाने के लिए, आपके वोट और आपके अधिकार से गद्दी पाने के लिए देश के इज्जत को बाहर ले जाके उछाल रहे हैं और बेच रहे हैं, वैसे लोगों को पहचान करके समाज से अलग कर देने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों कुछ गिने चुने पत्रकार, कुछ बड़े लोग, ये ऐसे लोग हैं साहब कि ये आपके देश में कुछ भी होगा पहले ये भाग के कनाडा जैसे देशों में जाके छुप जाएंगे। दिक्कत किसको होगी, मारा कौन जाएगा? देश की जनता और समाजवादी लोग जो समाज के साथ रहते हैं या जिनको देश से प्यार है वो मारे जाएंगे। अब बताओ कि ऐसे नेता या ऐसे जो लीडर्स हैं जो अपने देश के छवि को देश से बाहर ले जाकर भी बेचने से चूकते नहीं हैं,
किस अधिकार और किस बेसिस पे देश जो है उनको दिया जाए और किस तरह से उनको नेता चुना जाए। और हमारी जनता कैसी है कि ऐसे लोगों को भी कम से कम गद्दी पे बैठा देती है, जो ऊपर से तो आकर जनता के सामने प्रणाम करते हैं लेकिन पीछे जा कर के आपके पैर और टांग को खींचने का पूरा प्रयास कर लेते हैं। उसके बाद देखा जाए तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदुओं की इतनी आबादी है। 57 ऐसे देश हैं जहां मुस्लिमों की आबादी है। अब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाना चाहिए कि ज़रूरत पड़ेगा तो ये 57 मुस्लिम देश आप हिंदुओं के खिलाफ आकर के खड़े हो जाएंगे, भले आपके साथ शोषण हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो। आज ये घटनाएं हो क्यों रही हैं, ज़रा इस पर विचार करते हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी भारत में, सभी अपने तरह से नोचने खाने में अंदर से लगे थे, गरीबों को सताया जाता था। सबसे पहले तो हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा हानि हो रही थी, लेकिन आज बीजेपी की सरकार ने आकर के जो एक लेवल सेट किया उसमें उन्होंने हिंदुत्व को ऊपर रख दिया, जिसमें से राम मंदिर का निर्माण होना, कश्मीर से धारा 370 का हटना, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को लेकर उछालना, ये सारे ऐसे मुद्दे थे जो पूरे देश को विश्व लेवल पर बदनाम कर रखे थे। आज इन चीज़ों के बनने के कारण, 370 हटने के कारण विश्व में भारत की छवि सुधरी है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि भारत की छवि सुधरना कभी भी भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान या जो ऐसे देश हैं जो भारत पर अभी भी लालची नज़र रखते हैं, उनको कभी नगवारा गुजरेगा, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और ये समय वही है कि वो सारे देश अपनी एड़ी चोटी से ताकत लगा करके बैठे हैं कि किस तरह से भारत को बदनाम किया जाए और किस तरह से हिंदुओं के आवाज़ को दबाया जाए, क्योंकि हिंदुओं का कोई और देश नहीं है, हिंदू मात्र भारत में रहते हैं। आज सारे भारतीयों को, सारे हिंदुओं को संगठित होने की ज़रूरत है, सारे लोगों को एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि भारत में केवल हिंदू रहेंगे, भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन वैसे लोग जो अपने धर्म का प्रचार करके भारत में हिंदुओं के छवि को और भारत के छवि को अपने अंदर समा लेना चाहते हैं, ये हमारे रहते कभी पॉसिबल नहीं है, ना आगे हुआ है ना आगे हम होने देंगे। सारे हिंदू एक हैं और आज दिखा कि एक हिंदू शेरनी ने 56 देशों के जड़ों के हिला के रख दिया। अगर 2-4 और शेर उखड़ गए, क्या होने वाला है ये तो देखने की बात है। हालांकि धन्य है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कि उनके अनुशंसा पर बहन नुपुर शर्मा जी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उसके बाद भी अगर सोचा जाए तो भारत का हाल ऐसा क्यों होते जा रहा है? ऐसा इसलिए होते जा रहा है कि लोकतांत्रिक देश तो भारत है, लेकिन भारत में लोकतंत्र का ढोंग रचने वाले लोग, उनकी सोच लोकतांत्रिक नहीं है। वो अंदर से कहीं ना कहीं भारत के पूरे सिस्टम को अपने चंगुल का गुलाम बनाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कोई विदेशी ताकतों के साथ ही उनको जाके क्यों न मिल जाना पड़े। अब ज़रा बताइए कि जो अपने इज्जत को उछालने के लिए बाहर चला जाए, फिर उसको किस तरह से भारतीय नागरिक माना जाए और किस हिसाब से उसको नेता चुन के सरकार में बैठाया जाए, ये तो हमारे सोचने की बात है, आपके समझने की बात है। आगे आप जनता जनार्दन हैं, ज़्यादा समझते हैं, हम तो प्रेस वाले हैं। हमारा जीवन क्या है, महत्व जो देश में हो रहा है, क्या पता कौन सी ताकत कहाँ उठा के क्या कर दे, लेकिन जब तक दम रहेगा देश के लिए लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। लड़े हैं, हमारे पास कनाडा की नागरिकता नहीं है, भारत की नागरिकता है, भारतीय बन के रहेंगे, देश को छोड़ने। और एक बात और जान लीजिए, यूक्रेन जैसे देश तो धन्यवाद के पात्र रहे कि उनके 2 करोड़ नागरिक अगल बगल जा करके अगल बगल के देशों में शरण ले पाए। आपके पास तो एक तरफ चीन है जो आपका भारी दुश्मन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके बारे में सोचना नहीं है, तीसरी तरफ नेपाल है जो खुद ही गरीब है, बांग्लादेश का तो कोई हाल ही नहीं है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। आपको शरण कहाँ मिलने वाला है, आप सोच लो। अभी भी संभव है, मौका है, चांस है, जगिए, उठिए, आवाज़ और लाठी दोनों एक साथ कीजिए। भारत हमारा है, रहेगा, सारे धर्मों का सम्मान है, लेकिन अपने वजूद पर खतरा बर्दाश्त नहीं है। राकेश कुमार पांडे, 555 डेज, कानपुर।